Hey everyone, how's it going? I hope you're preparing well for your board examinations. That's why I've come up with another video for digital documentation जहाँ पर आपका पूरा revision हो जाएगा इस chapter का. Before we begin the session, I would just like to introduce myself. I am Akash Singh. I graduated from IIT Bombay with a degree in metallurgy. Now my current job relates to creating softwares related to artificial intelligence and NLP. So at any point of time, if you think कोई concept आपका clear नहीं है या फिर आपको कोई और topic का video चाहिए, please completely feel free to comment under any of my videos. I'll be happy to help you there. Again, if you want to contact me, you can connect with me on Instagram with this username. So let's just start with today's session by talking about हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में. सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग स्टाइल्स देखेंगे. व्हाट स्टाइल्स एक्चुअली मीन. आप डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे डालते हो. टेम्पलेट्स का मतलब क्या है आपको अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं बट ऑफ सेम टाइप. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो. व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इंडेक्स होता है आपका. एंड फाइनली मेल मोज. सो इन टोटल देयर आर 5 टॉपिक्स. We'll have a quick revision on those and cover only those जो आपके examination point of view से important है. So let's start off by talking about board examinations. Now we know that CBSE conducts board examination for 10th as well as 12th. Now you can also be pretty sure कि CBSE है तो probably around 30 to 40 subjects के क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं क्योंकि इतने एग्जाम्स होते हैं. सो डू यू थिंक फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम दे क्रिएट अ सेपरेट क्वेश्चन पेपर. दे डू नॉट. दे जस्ट क्रिएट अ टेम्पलेट जो बार बार वो यूज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट. सो दिस इज वाई डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है. हो सकता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर प्रॉब्ली आप ओपन ऑफिस राइटर यूज़ कर रहे होगे. बट सबके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. सबकी फंक्शनैलिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है. द ओनली डिफरेंस इज कि एक पेड है और एक फ्री है. सो इनसाइड ए डॉक्यूमेंट आपको बहुत सारे टाइप ऑफ फॉर्मेट्स मिलते हैं कि फॉन्ट हो सकता है बोल्ड हो. द फॉन्ट कैन बी बोल्ड और इट कैन बी इटैलिक. आपका जो फॉन्ट है वो इंटायरली अलग हो सकता है. फॉन्ट में अंडरलाइनिंग हो सकती है. सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आप कर सकते हो किसी भी फॉन्ट के साथ किसी भी फॉर्मेट के साथ आप उसको बोलते हो स्टाइल. इससे आपका जो टेक्स्ट आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वो आपका उसका अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर सकते हो. ऑल्सो इंक्लूड द कलर. राइट. सो इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत ज़्यादा स्टाइल्स ऑफर किए जाते हैं. सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स मेन्यू जहाँ पर आप देख रहे हो ये नॉर्मल स्टाइल एक होता है. व्हेन यू कैन राइट नॉर्मली. देयर इज अ सबटाइटल स्टाइल which is a bit faded. There is heading 1 which has large font, heading 2 a bit smaller font, title font and so on. So where can you find this styles? So this is MS Word. अगर आप होम टैब पे जाओगे एंड उसके बाद लिटिल लेटर आफ्टर योर अलाइनमेंट यहाँ पर एक आइकन आता है स्टाइल्स का. इफ यू क्लिक ऑन दिस you will get so many options to quickly change the style of your document. So from your board exams point of view, I don't think you will get steps कि आप styles कैसे apply कर सकते हो. But we will quickly look at the advantages of styles कि क्यों styles actually useful होते हैं आपके किसी भी बहुत बड़े document में या फिर छोटा से छोटा document क्यों ना हो. So अगर आपके पास 10 pages का एक document है and आप हर पेज को अलग अलग स्टाइल दे रहे हो. जैसे this is style 1, दिस इज स्टाइल 2. अगर आपको थर्ड पेज पे फिर से स्टाइल 1 डालना होगा तो यू डू नॉट डू ऑल द सेम थिंग्स अगेन. यू कैन सिंपली सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द ऑप्शंस एंड क्विकली अप्लाई इट देयर. सो बेसिकली स्टाइल्स का एक एडवांटेज होता है कि आप कंसिस्टेंटली एक स्टाइल किसी भी पेज पे लगा सकते हो. आपको फिर से फ्रॉम स्क्रैच वो स्टाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड आपका सेम स्टाइल पूरे पेज पे लग जाएगा. सो दिस मीन्स कि आपके जो फॉर्मेटिंग चेंजेस है वो बहुत ईजी हो जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन पेपर है 20
पेजेस का. नाउ एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन पेपर सेट किया, क्वेश्चन का फॉन्ट बोल्ड था एंड उसका साइज था 32. बट नाउ क्वेश्चन द एग्जामिनर वांट्स टू चेंज दिस टू बोल्ड 30. इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम अगर उसने सिर्फ स्टाइल चेंज कर दिया एंड जस्ट मेंशन कर दिया नाउ ऑल द क्वेश्चंस शुड बी ऑफ साइज 30 इंस्टेड ऑफ 32. सो आपका जितने भी चेंजेस है पूरे क्वेश्चन पेपर में विद सिंगल क्लिक आप चेंज कर सकते हो. You can easily change the existing format. So these are the advantages of using styles in a document. Now other advantages कि आप जो appearance है सारे documents में अलग रख सकते हो. So let's look at this Wikipedia page. Now you can notice there are multiple things. जैसे यहाँ पर title है. This is a paragraph. This is an image. Subheading. You don't have to remember these, but just recalling them would be enough. आपको एक बार समझ में आ गया कि एक document कैसा दिखता है, then it will be very easy for you to understand the rest of the topic. So these are the components inside a document. Apart from that, there is something known as footer. So इस पेज में footer नहीं है, but footer is generally where आपका जो पेज नंबर लिखा जाता है इतने छोटे से ब्लॉक में नीचे की तरफ, that is known as a footer. Similarly, what is header? जो आपके पेज के सबसे ऊपर आता है, that is called a header. इसके अलावा you have margins on the left hand side and you also have margins on the right hand side. So there are basic concepts of how a document should look like. I hope this part is clear to you. You might have seen multiple web pages. हर web page में, हर document में, आपकी notebooks में, आपके books में, हर जगह आपको एक header दिखाई देता है, एक footer दिखाई देता है, the left margin and the right margin. So why are we studying these parts of a document? Is because there are multiple types of styles. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप font चेंज कर सकते हो, font का कलर चेंज कर सकते हो, you can change the font itself. So these styles are not only related to fonts but also other components of your document. So let's talk about page styles. जैसे हम लोगों ने देखा पेज का पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हो. पेज स्टाइल में आपके लेफ्ट राइट मार्जिन आते हैं, हेडर, फुटर, बॉर्डर्स ऑफ द इमेजेस, बॉर्डर्स ऑफ योर टेबल्स, आपका जो पेज का बैकग्राउंड है. सो करेंटली द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेज इज वाइट. You can change this background to gray for an entire document. It is up to you. But for changing that, you need to change the page style. So ये हम लोगों ने देख लिया पेज की चीज़ें आप कैसे चेंज कर सकते हो. उसके अलावा क्या होता है, आपके पास पैराग्राफ होता है. पैराग्राफ में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो. लेफ्ट इंडेंट होता है कभी कभी. अगर आपका पेज ऐसा है तो द लेफ्ट इंडेंट इन अ पैराग्राफ लुक्स लाइक दिस. ये जो स्पेस है, राइट इंडेंट सिमिलरली लुक्स लाइक आपके राइट हैंड साइड पे स्पेस होगा. टेक्स्ट अलाइनमेंट कहा जाता है इसको. लाइन स्पेसिंग मीन्स दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस होने वाला है. इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 पॉइंट, इट कैन बी 2 पॉइंट्स. सो दे आर, इट इज़ हाउ द डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द लाइन्स. सो आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो इन अ पैराग्राफ स्टाइल. नाउ वी कम टू द कैरेक्टर स्टाइल्स विच इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग. जब हम लोग टेक्स्ट चेंज करते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट एंड साइज, बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा. नाउ दिस इज क्वाइट कॉमन. यू माइट हैव आल्सो यूज्ड इट बिफोर. फोर्थ इज फ्रेम स्टाइल्स. सो जब आप कभी इमेज डाल रहे हो या फिर आप इमेज के साथ में टेक्स्ट डाल रहे हो, हाउ डज इमेज एंड टेक्स्ट अलाइन विद ईच अदर, उन सब चीज़ों को हम लोग फ्रेम स्टाइल्स बोलते हैं. सो दीज फोर आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट फोर आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ गुड टू रिमेंबर देम. सो नंबरिंग स्टाइल्स, जैसे मैंने यहाँ पर जो नंबरिंग की है, दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट. नंबरिंग कैन ऑल्सो बी एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. जो ये बुलेट्स आप देख रहे हो छोटे वाले, इट कैन ऑल्सो बी चेंज टू समथिंग एल्स. करेंटली दिस इज अ सर्कल. यू कैन ऑल्सो कीप इट अ स्मॉल स्क्वायर या फिर आप एक एरो भी रख सकते हो. सो इट इज कंप्लीटली अप टू यू विच कम्स अंडर नंबर स्टाइल्स. इन सम केसेस आपके डॉक्यूमेंट में एक टेबल डाला जा सकता है to reflect some values.
So at that time, you can also change the cell styles. So let's suppose this is your table. So यहाँ पर आप हर एक सेल के अंदर का जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो. इट शुड बी डिफरेंट दैन द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. सेल के अंदर जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो राइट अलाइंड है या फिर लेफ्ट अलाइंड है. द बैकग्राउंड ऑफ द सेल, आपको कुछ इमेज चाहिए और शुड इट बी वाइट. एंड सेल प्रोटेक्शन. सो ऑल दिस कम्स अंडर सेल स्टाइल्स. ग्राफिक स्टाइल्स अगेन, जब आपको इमेज के अंदर चेंजेस करने होते हैं, जैसे आपके पास अगर ऐसी इमेज है, let's say this is an image, you want a shadow to be dropped, so this comes under graphic styles. Nothing to remember, just to understand. And presentation styles, so attributes for fonts. कभी कभी आपको font में भी आपको shadows चाहिए, font में reflection चाहिए. all those things can be done by presentation styles. So from your examination point of view, you need to remember these four at least. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ स्टाइल से आप क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकते हो, कैरेक्टर स्टाइल्स में क्या होता है. If you want to change the header of a page, which style should you change? So these are the type of questions you can expect. Next part in a document is adding a picture. Now document में सिर्फ text नहीं लिखा जाता है, आप उसमें pictures add कर सकते हो, आप उसमें tables add कर सकते हो, आप उसमें draw कर सकते हो, आप उसमें links डाल सकते हो. So all these things are added as a feature in Word as well as OpenOffice Writer. So how do you do it? आप insert tab में जाओगे and you will get this option of clicking on picture. So over here you can see there are multiple ways to add a picture, and सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ways होते हैं. So first way could be from your computer. आप online इंटरनेट से पिक्चर डाल सकते हो, या फिर आपके पास वन ड्राइव कनेक्टेड है, आप वहाँ से पिक्चर भी डाल सकते हो. स्टॉक इमेजेस मीन्स देर इज ऑलरेडी अ मार्केट प्लेस इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जैसे अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, उसके अंदर आपके पास प्ले स्टोर होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास स्टॉक इमेजेस होती हैं. एंड द अदर सिंपल वे इज जस्ट कॉपी पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉ. आई होप यू नो व्हाट दैट मीन्स, आपने आईसीटी स्किल्स में पढ़ा होगा, राइट. सो इमेज फॉर्मेटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन अ डॉक्यूमेंट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, this is the border of the document, I hope you can see it. This is the margin of the document, this is the header of the document, and यहाँ पर मैंने image डाली है रोनाल्डो की. Now I want to edit this image. There are multiple options present to me. So for that what I do, I right click on the image, जहाँ पर मुझे एक मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है. Over here I get these options of styles of the image itself. मुझे इमेज को ग्रो करना है या श्रिंक करना है, मे बी आई वॉन्ट टू क्रॉप इट, सो लेट्स ट्राई टू क्रॉप इट. सो व्हेन यू क्लिक ऑन क्रॉप यू गेट एन ऑप्शन लाइक दिस. यू कैन चेंज द साइज ऑफ द इमेज, यू जस्ट हैव टू ड्रैग दीज. ऐसा एक आपके पास आउटलाइन आ जाएगा, एंड इन ऑर्डर टू resize it you just need to hold this and drag from one page to another. So this is about image formatting, but the major part which can be asked in your board examinations is something else which we will discuss later. But let's just quickly look at drawing objects also. हम लोगों ने images देख लिया, similarly drawing objects भी आप insert कर सकते हो. Let's say I want to insert an arrow here inside a document, या फिर मुझे कोई और चीज़ add करनी है which looks like this. So how do we do this? Again, insert menu, you get this dialog box. आप एक या तो draw कर सकते हो या तो insert कर सकते हो, it's completely up to you. Now clicking on shapes, you can choose shapes from these options. कभी कभी आपको अगर flow chart बनाना है, you can insert boxes, then you can insert an arrow, again a box, then an arrow. So these things are made very simple in a text editor, in a document editor. अगर आप देखोगे आपके notebooks, आपकी text books में, वहाँ पर भी यही function use किया जाता है. So later on you can add any of the graphics that you like. उसके बाद भी आप color change कर सकते हो, outline change कर सकते हो, and so on. So this was about drawing objects. Now the main part, कि images में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है. आपने अगर नोटिस किया होगा, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स टू ऐड एन इमेज टू अ डॉक्यूमेंट एंड आपका टेक्स्ट भी अच्छे से अरेंज हो जाए वहाँ पर.
So for that purpose, Microsoft Word provides you with different options. Let's understand all these, what they are. First is text wrapping, which tells you कि आपकी image और आपके text के बीच में क्या relation है. अगर आपकी image लेफ्ट हैंड साइड पे है तो टेक्स्ट उसको कवर कर रहा है या सिर्फ आउटलाइन कर रहा है, ऊपर से जा रहा है या फिर पीछे से जा रहा है. सो दैट्स अंडर टेक्स्ट रैपिंग. एंकरिंग इमेजेस मीन्स कि इमेजेस आप फिक्स कर सकते हो आइदर ऑन द पेज या फिर आप किसी और जगह पे फिक्स कर सकते हो, मे बी एक पैराग्राफ के साथ. सपोज दिस इज योर पैराग्राफ एंड आपने इसके साथ एक इमेज एंकर की है ऑन द टॉप राइट. सो वेर एवर यू मूव दिस पैराग्राफ, आपकी इमेज भी वहाँ मूव होती रहेगी. दैट्स एंकरिंग इमेजेस. अरेंजिंग इमेजेस मीन्स आप कैसे इमेज को स्टैक करते हो एक के ऊपर एक. एंड अलाइनिंग इमेजेस की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू देम. First of all is text wrapping. As I said, it refers to the placement of your text in relation to the graphic. For example, currently my text is over this image. Right? ये जो image है इसके ऊपर मेरा text है. It can also be that my image is on the right hand side and my text is on the left. So MS Word provides you many options, many wrapping styles. ये जो जैसे आपको ये डायग्राम्स दिख रहे हैं एग्जैक्टली वैसे आप सब चूज कर सकते हो इन योर डॉक्यूमेंट. सो एन एग्जाम्पल वुड बी, लेट्स सी दैट वी हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट. दिस इज टेकन फ्रॉम अ विकिपीडिया पेज. नाउ दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, बट यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट रैप्ड है. दिस इज द इमेज एंड ऑन द राइट हैंड साइड माई टेक्स्ट इज रैप्ड. इट कैन ऑल्सो हैपन कि मेरी इमेज राइट पे, टेक्स्ट लेफ्ट पे. सो all this text wrapping helps you position your image in a better way. यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन चाहिए तो what you just need to do, again right click, you get an option of wrap text. You want inline with the text. अगर आपके सेंटेंस ऐसे है एंड आपका इमेज ऐसे आ रहा है साइड पे, दैट इज इनलाइन. स्क्वायर लेफ्ट मीन्स लाइक दिस. स्क्वायर राइट वुड मीन एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज. बिहाइंड द टेक्स्ट मीन्स आपके टेक्स्ट कि पीछे की तरफ इमेज आ रही है विच इज जनरली नॉट विजिबल, और इट कैन ऑल्सो बी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट. All right, so let's move on to the next part now, which is anchoring. As I said before, there are two things you can anchor an image to, but first of all let's understand the meaning of anchoring. Have you seen a boat or a ship in sea or maybe a river? सो जब बोट को एक जगह फिक्स करना होता है, यू जस्ट ड्रॉप द एंकर, राइट. सो एंकर नीचे पत्थर पे जाके लग जाता है, मे बी लैंड पे जाके फिक्स हो जाता है, एंड योर बोट कैन नॉट मूव एनीवेयर. इफ योर लैंड शिफ्ट्स ओनली देन योर बोट कैन मूव, or maybe you can just remove the anchor. That's a entirely different case, but the example that we took is because right now this image is anchored to this paragraph. Let's say what is the next thing I do. मैंने अगर ये पैराग्राफ मूव करके किसी सेकेंड पेज या थर्ड पेज पे डाल दिया, this image will come along with it, which means that this image is anchored to the paragraph or a frame. Similarly, this image you can say is anchored to the page itself. So a point to be noted is image को आपको हमेशा anchor करना पड़ता है. Maybe it's by default it's page, but you can also mention it कि मैंने एक table create किया है and इसके साथ में मुझे हमेशा एक image चाहिए जहाँ पर भी table जाए, maybe एक paragraph. So that is known as a frame. So again a quick example. ये आपका डॉक्यूमेंट है, दिस इज द टाइटल. नाउ दिस इज योर टेक्स्ट विच इज इन लाइन विद द टेक्स्ट, विच मीन्स कि आपका जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू हो रहा है अदर साइड पे, बट बीच में इमेज है. सो इमेज इज इन द लाइन विद योर टेक्स्ट. सो दिस इज टेक्स्ट रैपिंग, एंड यू कैन ऑल्सो फिक्स दिस इमेज विद दिस पैराग्राफ. So for example, मैंने पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया and I just pasted to the last page. The image will come along with it. So I hope you understand what anchoring means now, fixing the image to something static. So the next topic would be anchoring.
right? Arrangement. So arrangement is nothing but stacking of images one over each other. So अगर आपने कभी cards खेले होंगे, maybe some other game where you have to keep the card one above other. So यहाँ पर आपको अगर एक card की position change करनी है, you can bring it to the front or bring it to the back. However, in card game that does not happen. But in OpenOffice Writer in MS Word, you can shift the position of an image according to other images. Let's say I have an image like this, and I can place another image on top of this. Now if you see, there is an overlap जहाँ पर blue image जो है वो red image के ऊपर आ रही है, and you are not able to see the red image at all. So supposedly, let's say I want to bring this to front. So if I click on that option, what would happen eventually is कि आपकी जो red image है वो ऊपर आ जाएगी, and your blue image will look something like this. So now red image is on top. So accordingly there are multiple options. You can bring an image to front, मतलब सबसे ऊपर आप लेके आ सकते हो. आप एक image पीछे डाल सकते हो when there are multiple images present like this. एक के पीछे एक image है. So this is into the plane of this page. अगर आप सामने से देखोगे it would look something like this. ठीक है. So you can also send the image back, एकदम last में भेज सकते हो, to the background भी भेज सकते हो, to the foreground. All these options are already present. So from your board's perspective, just understand that arrangement refers to the stacking of images over each other. Alright, so the next topic is alignment. As the name suggests, आपने देखा होगा आपका text लेफ्ट अलाइंड होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी आपका टेक्स्ट राइट अलाइंड होता है. समटाइम्स इट इज सेंटर अलाइंड, समटाइम्स इट इज जस्टिफाइड. जस्टिफाइड मीन्स it covers the both the margins. So alignment in case of images also means the exact same thing. आप left, right, center, top, center, bottom कर सकते हो. Whatever the words mean here is the exact thing which you get inside the document writer. So please remember one more thing. These text editors, these document writers depend on something known as what you see is what you get functionality. So you can Google this. Right, so this was all about positioning of images. Now, one of the major uses of text editors, document editors is the use of templates. Let's understand it with an example. So this is the syllabus for IT 402, and this is the syllabus for AI 417. Now if you look a bit closely, you can see some of the things are common here. Just say units, this entire column, sorry row, this part A, this part B, part C, same goes here. सिर्फ the only change we can actually see is inside the topics. ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है अंदर दिए हुए आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर, यूनिट्स कौन से हैं आपके प्रैक्टिकल बुक में, क्या है, सिर्फ ये चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस आता है. सो लेट मी आस्क यू वन थिंग. व्हेन यू क्रिएट दीज सिलेबसेस एज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वुड यू क्रिएट द एंटायर डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्क्रैच? अगर आपको AI 417 का सिलेबस लिखना होगा, यू वोंट क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच. आप स्टार्टिंग से टेबल नहीं डालोगे, फिर पार्ट ए लिखोगे, पार्ट बी, यूनिट्स एंड एवरीथिंग. नो, this is the use of template. Once you have created a document like this, what you can do is you can save it as a template, so that later on you can use the same template but some different text. You can remove these parts and reuse the template by adding some other text. जैसे यहाँ पर IT 402 का template, AI 417 का template same है, which means they are created from a same document. किसी एक document से create होगा. And not only these subjects, but all of the other subjects as well. So simply speaking, template is a model that you can use to create other documents, and all these documents somehow look similar. So in Microsoft Word, you have multiple options available. One is predefined. Predefined mein, let's say you want to send your friends an invite for a house party.
You can use the open house flyer. आपके पास ऑलरेडी ये फॉर्मेट है. You just need to change the text inside. You can change the image, maybe change the color as well. Rest of the things can stay the same. Or maybe if you want to create your resume, you want to apply for a job later. So आप अंदर की चीज़ें चेंज कर सकते हो, but rest of the format completely stays the same. But sometimes what happens is you want a personalized document. You want to create a custom document for your use later on. So तब आप एक new blank document create कर सकते हो and later on save as a template. तो अगर आप मैंने कुछ नई टेम्पलेट बनाई है, फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल, it will be reflected here. Okay, so this was about templates. Next thing again, if you are studying very hard for your board examinations, आपको पता ही होगा फिर आपके बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज होता है. What is the use of the index page? It tells you कौन सा टॉपिक बुक के कौन से पेज पे है. Similarly, table of contents does the same job. It's just that it is not called index, it's just called table of contents. So it looks like this. You have seen this before. Nothing to explain there, but it should be always easy to read and always accurate. It should be properly formatted. आपके सबसे बड़े headings ऊपर आते हैं, फिर smaller headings नीचे आते हैं, sub headings. Again, it should be numbered properly. इसकी sub numbering भी correct होनी चाहिए. And it is provided right after the title or the copyright page. Generally third या fourth page होता है ये. So inside a document writer, you don't have to type it on yourself. आपके पास already एक option होता है. Once you have created the document, you can just add the table of contents to any document, and this is automatic. Talking about hierarchy of headings, hierarchy मतलब जैसे आपकी यह heading 1 है, this is the main heading. It exactly looks like first आपका एक chapter आता है, chapter में आपका topic 1, then सब टॉपिक 1. आई एम जस्ट डूइंग दिस रैंडमली. हो सकता है सेम ऑर्डर ना हो, सेम हायरार्की ना हो. इट कैन बी समथिंग एल्स. सब टॉपिक, देन सम बुलेट पॉइंट्स, देन कम्स टॉपिक 2, देन मे बी बुलेट पॉइंट्स. सो आपका जो भी हायरार्की है, जो सबसे टॉप से लेके सबसे बॉटम ऑफ द कंटेंट पे जाता है, दैट शुड बी राइट. सो दैट्स नॉट एज हायरार्की ऑफ हेडिंग्स. अकॉर्डिंगली इसका जो फॉन्ट का साइज है वो भी चेंज होता है. This would be bigger than the subheading. So this is what hierarchy of headings looks like. Hi all, I wish you a very happy Sunday. I hope your board prep is in full swing. And on this channel, we are going to cover IT 402 start to finish. Today's session is going to be eSpreadsheet. If you do not already know me, my name is Akash Singh, and on this channel, I try to make things easier and simpler for you. If you want to connect with me, you can connect with me on Instagram. My username is Akash7.7, where you can ask me doubts. You can also ask your doubts in the comment section of any of my videos. I'll also be posting a link to the Telegram channel जहाँ पर मैंने कुछ notes share किए हुए हैं, where you can also ask questions. So without any further delay, let's try to see what we are going to cover in today's session. A point to note, अगर आपने Google Sheets से ई स्प्रेडशीट पढ़ा है, अगर आपने ओपन ऑफिस से ई स्प्रेडशीट्स पढ़ा है, और मे बी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ई स्प्रेडशीट पढ़ा, इट डज नॉट मैटर. इन द थ्योरी एग्जामिनेशन आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली सेम इन दीज 3. सो डोंट वरी अगर आपने अपने स्कूल में कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा. ओनली फॉर द स्टेप्स जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, दीज 2 थिंग्स विल बी डिफरेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द लॉजिकल कंसेप्ट्स विल बी द सेम. So let's see हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आज. What is digital documentation? Sorry, so not digital documentation, it should be e-spreadsheet. I might have used the previous slide, but anyways, हम लोग e-spreadsheet में सबसे important part जो आपका है, that is data analysis, जिसमें आपके मल्टीपल टाइप्स आते हैं. आपको सब टोटल्स फाइंड करना हो सकता है, कंसोलिडेशन होता है, व्हाट इफ सिनेरियोज, गोल सीक, all these things will be covered, and try to understand them in a logical way and not just try to cram them up. Next up is linking data. हम लोग कैसे ई स्प्रेडशीट शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड कैसे हम लोग एक जगह का डेटा उसमें लिंक कर सकते हैं.
So that comes under sharing as well as linking of data. Then we'll cover macros, which is kind of important from a board's perspective, but this is a very short topic. So in these four, you can think that data analysis is the most important, and rest three topics are quite short and simple. So let's begin with our session by looking at an e-spreadsheet. Now generally e-spreadsheet जब हम लोग देखते हैं, आपको एक हमेशा टेबल दिखेगा. टेबल के साथ साथ you will be able to see some columns. Within these columns there can be multiple data types, जैसे यहाँ पर integer है, यहाँ पर text है, this is also integers. Now in your first look, can you try to see आपको इस e-spreadsheet में क्या दिख रहा है? We can see that assignments है, midterm है, project है, and all these are marks. And at the end, we are calculating the grade. So you might have seen how do you calculate the grade. आप ये सारे marks लेते हो, सबको average करते हो, and then you divide them by 100, something like that. So e-spreadsheets are also generally used जहाँ पर आपको calculations perform करनी होती है. So आपके 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ जनरली कैलकुलेशंस एंड मैक्रोज तक ही पढ़ना, बट इफ यू मूव ऑन टू 11th एंड 12th यू विल ऑल्सो सी हाउ यूजफुल दिस इज टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स. सो नाउ वी नो व्हाट एन ई स्प्रेडशीट इज. उसमें किस टाइप का आप डेटा देख सकते हो, नॉट ओनली स्कूल डेटा बट एनी काइंड ऑफ डेटा विच इज in tabular form. आप उसमें add कर सकते हो and you can perform some sort of calculations in it. You can perform some data analysis. So talking about data analysis, let's move on to consolidation of data. Data analysis का part होता है consolidation. अगर आप English dictionary देखोगे, consolidation का मतलब होता है summary. So when do we want a summary? When we have a lot of text, a lot of data, we want to summarize into some small form, or maybe we want to join multiple sheets together so that हम लोग सिर्फ एक ही sheet में सारी summary देख लें. So consolidation of data means nothing but combining data from different sources into one place. You can have sheet 1, you can have sheet 2, you can also have sheet 3. But what if you don't want to access all of these sheets separately? अगर आपको सिर्फ एक ही sheet में अगर देखना है ये सब data, then make use of consolidation of data. It looks something like this. So we have two tables here. First quarter sales of year 2020. So 2020 में first 4 months में कितनी sales हुई थी, and year 2021 में first 4 months में कितनी sale हुई थी. So now what we want to get is we want to check out कि दोनों साल मिलाकर फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टोटल सेल्स हुए हैं. So if you want to apply the logic, the final table should look like, so first quarter of 2020 plus 2021, we have the column names cars, January, February and March. So these are the same in both the places. Finally we start by writing the total sum of sales. जैसे यहाँ पर जनवरी में 350 plus 456, that is 806, which is present here. I hope this is not too unclear. So next up is 200 plus 678, 878 and so on. So what is the use of consolidation of data? जब आपके पास multiple sheets present है and आपको उसको एक sheet में summarize करना है, then we use consolidation of data. You can use addition, you can use subtraction, you can also use multiplication, but it all depends on your use case. Next is subtotal. Now subtotal, as the name suggests, it is not the total of the entirety of data, but आपके डेटा का एक थोड़ा सा पार्ट है. जैसे आपके पास यहाँ पर 3 पार्ट हुए and you want the subtotals for each of these parts. जैसे मुझे ये 3 का subtotal चाहिए. So that is the use of subtotal. Let's have a look at an example. Now we have 3 items here. One is pen, pencil and markers. Now in सब की sales हमें पता है.
बट नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द सब टोटल ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. जैसे पेन का सब टोटल है 4500, पेंसिल का टोटल भी 4500 है, मार्कर का 2500. सो दीज थ्री वैल्यूज represent the subtotals of these products. How is it useful? Generally, if you want to analyze कि pens की कितनी sale हुई है, markers की कितनी sale हुई है, it becomes very easy for you to understand the data. So all these things जैसे consolidation, subtotals, आगे भी हम लोग जो देखने वाले हैं, goal seek etc. all of them are used for analyzing the data. Next up is scenarios. So let me take an example. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है. इंडिया हैज स्कोर्ड अबाउट 308 रन्स इन 50 overs, right? Now because of the rain, Australia needed 309 runs in 50 overs. Now because of the rain, this has been changed to something like this, 250 in 41 overs. What is the run rate required now? What was the run rate required here? So जब आपका सिनेरियो चेंज हो रहा है, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं एंड यू वांट टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर, तब आपको सिनेरियोज बहुत यूजफुल होते हैं. यू कैन पुट डिफरेंट इनपुट वैल्यूज. जैसे यहाँ पर आपने 309 इनपुट डाला, यहाँ पर 50 डाला, यू कैन गेट योर रन रेट. But if you had to change the values to something 250 and 41 overs, you can again get the run rate by using scenarios. How is this useful? You do not want to create the formula again and again. आपने सिर्फ एक बार formula create किया and you just need to change the values. And it becomes very simple in the cases जब आपके पास बहुत सारा data हो. ठीक है, so scenarios के multiple types होते हैं. Example, जब आपको किसी भी बैंक से लोन लेना है फॉर अबाउट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन ओनली पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ EMI, विच इंटरेस्ट रेट विल बी द मोस्ट सूटेबल फॉर यू? लुकिंग एट एन एग्जाम्पल लाइक दिस, हमारे पास यहाँ पर 4 बैंक्स हैं, HDFC, SBI, एक्सिस एंड येस बैंक. योर लोन अमाउंट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, यू वॉन्ट 50 lakhs ऑफ लोन. ठीक है, एंड आपका जो ड्यूरेशन है दैट इज अगेन फिक्स्ड 360 months एवरीवेयर. योर लोन अमाउंट इज फिक्स्ड. व्हाट इज चेंजिंग एवरीवेयर? द अमाउंट, द रेट इज चेंजिंग इन ईच ऑफ दीज बैंक्स. कहीं पे 12% है, कहीं पे 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 8. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज यू वांट टू फाइंड आउट द EMI फॉर ईच ऑफ दीज बैंक्स. जैसे अगर आपने देखा HDFC बैंक के लिए आपकी EMI इतनी आएगी. नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द EMI इफ आई टेक अ लोन फ्रॉम SBI बैंक. सो दीज थिंग्स विल स्टे द सेम बट दिस पार्ट विल चेंज. सो नाउ इफ आई इनपुट समथिंग लाइक 9%, योर अमाउंट ओवर हियर will be something else like 53,000. It is not exact, but let's assume. Okay, so with this you can calculate different scenarios जो जितने भी possibilities हैं. Next up is multiple operations. For example, you have already created a formula like this. Let's take a simple formula of simple interest, which is principal into rate into time by 100. Now you have created this formula and you have multiple inputs. जैसे आपके पास principals and rates available है. Your principal can be 100, your rate can be 10, 215, 308, 407. So multiple operations are used जब आपके पास input की एक list available है जो आपको सारे try out करने हैं. At that time it becomes very easy if you use multiple operations. Looking at an example like this, let's say there is a Nike store जहां पर सारे शूज की वैल्यू है 10,000. Okay, so each month your fixed cost for running the store is 500 rupees, which is this. Your fixed cost of shoes is 10,000 and your quantity varies each month. Now हो सकता है किसी एक मंथ में आपने 200 शूज सेल किए, किसी एक मंथ में आपने 300, 400 या 500 सेल किए. सो इन दिस सिनेरियो वी वांट टू फाइंड आउट कि
आपका जो प्रॉफिट है वो हर केस में कितना आने वाला है। अगर मैंने 200 शूज़ बेचे तो मुझे प्रॉफिट कितना आएगा। अगर मैंने 400 शूज़ बेचे, व्हाट शुड द प्रॉफिट बी? 600, 800 एंड 1000। सो दिस इज हाउ मल्टीपल ऑपरेशंस वर्क्स। आपके पास एक लिस्ट होगी क्वांटिटीज की एंड आप वो इनपुट कर सकते हो इनसाइड द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर्स फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज। अगेन दिस इज वेरी यूजफुल इन एनालाइजिंग। मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया, जैसे अगर नाइकी का स्टोर है, एडिडास का स्टोर है, they want to find out ki what would be the profit if they sell a certain quantity of shoes. It becomes very beneficial for them. Next up is goal seek. Now till now we were trying to calculate the end values. जैसे we were trying to find out x plus y हो and मुझे जो end value है वो क्या होने वाली है. But in goal seek you already have x and you have the end value. You are trying to find out the input, इसका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ गोल सीक. यहां पर आप इनपुट्स फाइंड आउट करते हो कि अगर मुझे 100 आउटपुट चाहिए, व्हाट शुड द इनपुट बी. सो x, let's say x is already 75. This is a fixed value. If I want the output as 100, y should be 25. If I want the output to be 150, what should be the value of y? It should be 75. So this is the use of goal seek, जहां पर आपका output fixed होता है and you are trying to find out one input variable. Next up is solver. So now we saw that goal seek में आपको एक input value find out करनी है जहां पर आपके पास output constant है. Solver also works on a similar note, but the only difference is कि यहाँ पर आप one variable ही find out कर सकते हो. But in case of solver, you can try out 2 or more than 2 variables. For example, if I want to find out 2x plus 3y is equal to 100. Now I want to search for all the values which satisfy this equation for x and y. This becomes very easy by the use of solver. In your examination, you can get a question जहाँ पर आपको goal seek versus solver का differentiation पूछा जा सकता है. Or maybe they will give you a scenario like if I want the profit to be 100, I have quantity as 50. What should be my selling price? ठीक है, यहाँ पर आप गोल सीक यूज कर सकते हो. सिमिलरली अगर आपके पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है जहाँ पर आपको 2 वेरिएबल या उससे ज़्यादा फाइंड आउट करने हैं, वहाँ पर आप सॉल्वर यूज कर सकते हो. So this was all about analyzing of data. E-spreadsheets are generally used for analyzing and viewing the results. But it can also be used in cases जहाँ पर आपको अपनी शीट में कोई external data link करना हो. So let's talk about hyperlinks. So we all use Google. जब भी आपके पास Google का search result आता है, let's say I just searched for CBSE. Now if I search for CBSE on Google, I will get this page जहाँ पर you will see these blue links. Now on this page there can be multiple blue links, but if you click on any one of those, you will be redirected to a new web page, which means hyperlink is a quick way to access information which is present on some other location. जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, you will be taken to this website. If you click on this one, you will be taken to this website. So hyperlinks are generally useful जब आपको एक ही पेज पे multiple information के links देने हो या फिर multiple information provide करने हो. They are generally of 2 types. On the internet, on the web, you will always find absolute hyperlinks. It's like talking about your full address. Full address means your flat number, your house number, your road, then city, then country. Your full address is available so that you can access the data which is present inside this hyperlink. As I said, these are generally present on the internet and known as absolute hyperlinks. There are other kind of hyperlinks जिनको हम लोग relative hyperlinks बोलते हैं. Let's say I stay in Delhi
and my friend also stays in Delhi. When I provide some address to my friend like Daryaganj or maybe Connaught Place, so we don't give an address which is complete like Daryaganj, Delhi, then the pin code. We just say that this is the location which is already present in Delhi. As my friend also stays in Delhi, he does not need to know the entirety of the address, including the pin code, the road, and etc. So relative hyperlinks are similar in such way that it contains the address which is only relative to the current file in use. For example, if I have a file called abc.exe, or maybe let's just say I have GTA 5 installed in my system, GTA 5.exe on my desktop. Now, if I want to provide the location of this file to some other file in my PC, I will just say desktop slash GTA 5.exe. I won't say this that C users, my name, then desktop, and then finally write down the name. It becomes very easy in the cases जहाँ पर आपकी files same system में available है या फिर same folder में available है. So this is the difference between absolute hyperlinks and relative hyperlinks. Again, you can be asked questions जहाँ पर आपको इसके बीच में differentiate करना पड़ सकता है. Next is sharing and reviewing spreadsheets. Let's talk about your school, right? You have a teacher in your school, maybe a mathematics teacher. Now, what job does she have or he have? He or she needs to input your marks into a spreadsheet. So she can do this or he can do this in school. But let's say that it is a weekend. You teachers are not ready to come to schools on the weekend. Now your teacher wants to work from home. Will he or she go to your school to add the marks on a weekend? No. It becomes very easy when you're working on e-spreadsheets because you can access the e-spreadsheet from either the school or the home. और यहाँ पर जो आपने changes किए, they will be reflected in your school spreadsheet as well. Please make a note कि ये दोनों जो spreadsheets हैं, they are not different. They are actually the same, which are present on the internet. सिर्फ हम लोग different location से इन spreadsheets को access कर सकते हैं. So what is the use of sharing? That same user or different users can work on this same spreadsheet from different locations simultaneously. What are the things that you can do while sharing? You can record the changes. जैसे multiple users अगर आपकी e-spreadsheet use कर रहे हैं, कोई अलग change कर रहा है, someone is changing the column name, someone is adding some new information, all these changes are reflected and recorded. कि जो admin है वो देख सकता है कि कौन सा user कौन से changes कर रहा है. You can also add comments. For example, two different teachers are working on the same spreadsheet. Now one teacher wants to tell the other teacher or maybe provide some information. You can also comment on the e-spreadsheets then. It's similar to commenting on Facebook posts or Instagram posts or maybe YouTube posts like this. Finally, it also gives you an option to merge the spreadsheets. Let's say I have user 1, I have user 2, I have user 3 and there is an administrator जिसने वो e-spreadsheet create की है. Now user 1 ने X changes किए, user 2 ने Y changes किए, user 3 ने Z changes किए. Now admin doesn't have to check each and every change separately on a different sheet. By the use of sharing and reviewing, all these changes can be combined into one sheet and then the admin can review all of them. So this is the use of sharing and reviewing in e-spreadsheets. So macros are a very short topic. Now, as for your practicals, I hope you have already studied how to create a macro, but the basic use of a macro is to reduce the amount of work that you need to do. Let's say Ronaldo works in SBI Bank, right? Now, every day he's getting a new spreadsheet. Now, new spreadsheet में आपके पास customer data है, आपके पास
उसका बैलेंस का डेटा है, एंड यू हैव द एड्रेस. नाउ every day it is his job to sort the data, to bold the column names, then separate color for balance. मतलब अगर balance negative में है तो red, balance अगर positive में है तो green. So this is his job every day, and every day a new spreadsheet is coming in. So simply speaking, अगर आप उसको macros के बारे में नहीं पता, what he would be doing, he would be repeating these steps again and again every day. But by the use of macros, you can record all these steps. Ronaldo can record all these steps, and then every day जब उसको new spreadsheet मिल रही है, he can just apply this recording to the new spreadsheet, and automatically जो भी वो steps कर रहा है वो execute हो जाएंगे. He does not need to do that manually again and again. So macros is nothing but automation of your recorded actions. जब आपको कोई टास्क रिपीट करनी है बार बार, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली, यू कैन डू इट बाय रिकॉर्डिंग मैक्रोज. नाउ प्लीज मेक नोट, मैक्रोज में आप विंडो स्विचिंग नहीं कर सकते हो. विंडोज अगर आप स्विच कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा उसमें. आप लोग सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो विच आर डन बाय द यूज ऑफ कीबोर्ड. जैसे अगर आपने कॉलम नेम्स को बोल्ड कर दिया, जैसे आपने कलर चेंज कर दिया अपनी एक्सेल शीट का, यू आर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशंस, दैट ऑल कैन बी रिकॉर्डेड. So recording, and also you can, so now this is not the part for your macros. All right, so this was it for the macros part, and with this we are actually finished with the entire chapter. Again, I am focusing on this bit. This chapter is quite easy. The only reason you find it quite lengthy or quite difficult is because इसमें बहुत ज़्यादा steps होते हैं. But for your theory examinations, you do not need to remember any of the steps. You can just revise these concepts which we have covered in this video. If you have any doubts, please feel free to comment under the video. I hope you like this video mentally as well as physically, and please do not forget to subscribe to the channel if you're watching this video for the first time, or if you're continuously watching my videos and not subscribing. It helps me create more videos. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye. Hey everyone, as we all know, your board exams are coming by very fast, so this would be the right time to start preparing for all your optional subjects as well. In this video we will be covering information technology course code 402 for class 10th. I welcome you to this channel. My name is Akash Singh. I graduated from IIT Bombay. I'm an engineer by profession, and in this video I'll be trying to simplify the concepts of RDBMS for you. So without any further delay, let's look at the topics which we are going to cover in this session, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे. डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर डेटाबेस. बिफोर वी जंप इनटू एसक्यूएल एंड एसक्यूएल क्वेरीज, हम लोगों को थोड़ी कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ डेटाबेस. सो वंस वी लर्न दीज, वी कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम लोग प्राइमरी कीज, कॉम्पोजिट प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज एंड कैंडिडेट कीज का डेफिनेशन देखेंगे एज वेल एज कंसेप्ट्स भी देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल जंप ऑन टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एज वेल एज रिलेशंस. सो दिस वुड बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन. सेकेंड हाफ में हम लोग एसक्यूएल देखेंगे, हाउ यू कैन क्रिएट क्वेरीज. अगर आपको टेबल में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, what are the commands that you can use. So DDL DML commands will be covering. After that we will have a look at commonly used commands जैसे create, select, update, delete as well as drop. So once we do all this, हम लोग इसका जब theory cover कर लेंगे, we can have a look at practice examples for these queries. So this is the agenda for today's video. So let's move on to talk about something very huge and something quite common in India. So we are talking about Aadhaar. Let's take an example. I have an Aadhaar. You, your family, your friends might have an Aadhaar. So there are around 130
crore people in India, just an approximate value. I'm not very sure about what it is now. So let's think of Aadhaar card as a set of information जहाँ पर आपका name present है, it has your address, your parents' name, mobile number, your gender as well as your age. So for one person, all this data is stored inside this card or inside some sort of a database, right? So for this person, just multiply it by 130 crores. How do you store so much of data? What would be the right form to store such data? So जो आपके दिमाग में आएगा, आप कैसे इतना सारा डेटा स्टोर कर सकते हो? ऑब्वियसली एक टेबल क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर आपने लिख दिया यहाँ पर नेम, address, age, etc. and so on. So in this table, you can first add your first person, then second person, third person, and so on. You can add the details for about 130 crore persons. So this entire table is actually known as database. So now for Aadhaar, एक single table नहीं है, multiple tables use होते हैं क्योंकि ये बहुत सारा data है. So that's why a database would have multiple tables if it is quite huge. So I think now you have an idea कि database क्या होता है, हम लोग क्यों use करते हैं. Let's jump into some specific theories, some specific topics about database. So let's look at a simple class marks table. So in this table, we have the roll number, we have name, English के marks, Hindi के marks, and mathematics के marks. So these fields or these columns will be storing the data for which you are adding some records. Basically fields को हम लोग columns बोलते हैं. यहाँ पर आपके जो rows हैं, they are called records. For the first student, this entire thing is known as record 1. For this thing, it is known as record 2 and so on. So when you combine these rows and columns, it definitely gives you a table. Am I right? Quite common sense, common knowledge. So this table is actually a very systematic way to store all of data. So database is nothing but collection of data which is stored in a very systematic manner. And by systematic, what we mean? Rows and columns. So what is the use for this? What is the advantage? हम लोग बहुत जल्दी कोई भी डेटा निकाल सकते हैं इस टेबल में से. एंड ऑल्सो देर आर वेरी लो चांसेस कि आप इसमें डुप्लीकेट डेटा ऐड करोगे. सो दैट्स वाई डेटाबेसेस आर यूज्ड in order to store data so that later on you can extract the data which you need. Now you might be thinking, who creates this database? कहाँ पर use होता है? So talking about how a database is created, first of all, they are created by designers. So they are generally a group of software engineers or a single software engineer जो database create करता है. He talks about how many tables should be there, कौन से columns होने चाहिए, कितना storage space लगेगा. Then comes the part of administrators. Once the designers create the database ने tables create कर दिए, this give it to administrators, जहाँ पर administrator have all the privileges as well as the rights. It's similar to saying कि Microsoft ने Windows create किया and now they're handing it over to you. You are the administrator of your own PC or your own computer system, जहाँ पर आप password डाल सकते हो, आप दूसरे लोगों को permissions provide कर सकते हो. And then finally end users, which actually add data or maybe alter data. Okay. So now this data जो हम लोगों ने देखा, आधार कार्ड का डेटा हो सकता है, किसी भी स्कूल का डेटा हो सकता है, किसी वर्ल्ड कप का डेटा हो सकता है. इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू टाइप्स. जब हमारे पास बहुत कम डेटा हो, जब हमारे फॉर एग्जांपल अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, so having a simple table like this would suffice. So this is known as a flat file. Flat file में सिर्फ आपके पास एक सिंगल टेबल ही होता है. Looking at the cases जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डेटा है या फिर हमको बहुत ज़्यादा फील्ड स्टोर करनी है, उस टाइम पे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं. Now relational database is a collection of
multiple tables which are connected to each other. For example, I have this table जहाँ पर मेरे पास student ID है, student का नाम है, course ID है which he or she has taken. Now this table is connected to this course table जहाँ पर course ID common है, and we have other columns like course name या फिर department, and similarly this table is also connected. So with the use of relational database हम लोग बहुत सारा data multiple tables में store कर सकते हैं without getting confused. If I try to store all this data in a single table, it will be very big and it will be also quite confusing to sort data later on. So now we have understood what a database looks like, who creates the database, users कौन है, administrators कौन है. We can finally start looking at the building blocks of a database. They are also called database objects. 4 टाइप के होते हैं. First of all, tables, as we have already discussed, collection of rows and columns. Queries. Now when you start asking questions to the table, जैसे मुझे पता करना है which student got the maximum marks in mathematics. So that is a question, also called a query. That is another database object. Next is forms. Now as we discussed कि users होते हैं कोई, they can add some data or maybe delete some data. So in order to help the users so that they can easily add or delete stuff, we have something called forms. It is exactly similar to any other form that you might be filling. For example, मैंने यहाँ पर कुछ data डाला है inside these fields. Now after I press enter, all these data will be stored as a record where inside another table. यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं. Once I press enter, all this data will get stored directly inside the table. Now there is also something else known as reports. We'll be covering that later. Next up is what kind of data can you store inside a database. We all know the very common types of data. Text data होता है आपके पास, decimal numbers, integers, mixture of numbers and text. So let's quickly have a look. सबसे पहले आता है आपका integer. जैसे मैंने कोई number store किया है 5, 7, -8. These are all integers. Inside DBMS, RDBMS, there are multiple types of integers जहाँ पर आपको size का difference पड़ता है सिर्फ, बाकी they can only store integers in them. For example, if I use small int, the size will be 5. आप 5 digits store कर सकते हो. अगर आपने normal integer use किया, the length is 10. If you use big int, generally इसका जो size होता है that is 20. Next is float, or also known as decimals. So decimals में भी multiple types होते हैं. For example, आप अगर decimal data type use करोगे, it will give you size 15. If you use float, it will give you size 7. So you don't have to recall all these sizes. You just need to have an idea कि actually database में आप कौन से type of data types add कर सकते हो. So next up is text data type. Now this is important. आपको difference पूछा जा सकता है in your examinations. There are 2 types of text fields. First is character. It has a fixed length of 15 spaces or 15 characters. The other one is variable character. This VAR actually stands for variable character, जहाँ पर आप खुद mention कर सकते हो आपको size क्या चाहिए, या फिर you can leave it empty. It can store any length of data type. Generally variable character तब यूज होता है जब हमें address store करना होगा. For example, in your आधार, because काफ़ी लोगों के एड्रेस छोटे होते हैं, काफ़ी लोगों के एड्रेस काफ़ी लंबे खिंच सकते हैं. सो फॉर दैट वी अलॉट अ फ्लेक्सिबल साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप. नेक्स्ट अप इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप, जनरली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेट ऑफ बर्थ्स, एडमिशन डेट या फिर परचेज डेट,
आपने अमेजोन में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है, you can see the date there, like 2nd of February 2023, and then there is also timestamp like 2 and 2 to 4 p.m. So all those data types come under date and time type. There is another type of unique data type जहाँ पर हम लोग सिर्फ yes and no store कर सकते हैं. So for example, uh, do you want additional services along with this product? You can select yes or you can select no. So generally they are represented by ones and zeros, and the length of this field, you can only choose one, so the length of this field is 1. All right, so this is called a query, जहाँ से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. But you don't have to look at this now. What you need to look at is the types of data that each column is storing. Let's say नेम में हम लोग हमेशा टेक्स्ट यूज करते हैं, किसी के नाम में कभी नंबर नहीं आता. आई होप नॉट. नेक्स्ट इज स्टूडेंट आईडी, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ रोल नंबर. देयर ऑलवेज इंटीजर्स, डेसिमल्स में किसी का रोल नंबर नहीं होता है. नेक्स्ट अप इज बर्थ डेट. सो दिस विल बी यूजिंग a date data type, not date time. Test result, you can score 14.5, you can score 15.75, so that's why decimals. Again, your grade can be in the form of A, B, C, D, that's why text data type use हो रहा है. And if you have passed or not, it can be only one of those. So boolean होता है, boolean में मतलब yes or no, or ones and zeros. So this is how data types are necessary inside any database. हम लोगों को पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो भी कॉलम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसे नेम का कॉलम, व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू यू वांट टू स्टोर इन दैट. सो वी हैव अ क्विक आइडिया हाउ डेटाबेस वर्क्स नाउ, व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स आर यूज्ड. लेट्स मूव ऑन टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स नाउ. हम लोग अभी तक सिर्फ सिंगल टेबल के बारे में देख रहे थे. नाउ वी विल स्टार्ट लुकिंग इनटू समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी यूजफुल. एज यू हैव डिस्कस्ड बिफोर, RDBMS में रिलेशनल एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है. दिस इज बिकॉज वी स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल्स. बहुत सारे टेबल हो सकते हैं विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. जनरली द डेट RDBMS लुक्स लाइक दिस. जैसे दिस टेबल कैन बी कनेक्टेड टू दिस, this to this, and this to this. So why is this necessary? Sometimes आप सिर्फ एक टेबल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो. That's why you need other tables also. So once we look into relational database, there is a concept of keys. A key is generally used to uniquely identify any record inside a table. Let me give you an example. Your Aadhaar number is unique. Why is it unique? किसी एक पर्सन के पास दो आधार क्यों नहीं हो सकता? Because one Aadhaar number only points out to a single person. Similarly, a roll number inside a class or any standard should only point to one student. Which means अगर मुझे आधार नंबर पता है, I can understand that there is this person who lives here and whose age is this. Similarly, if I know the roll number of a person in the class, I can directly point out to him or her and know his name and his marks in various subjects. So primary key क्या होता है? Which can uniquely identify each row in a table. So Aadhaar number as well as your roll number, they are primary keys which uniquely identify. So please note, primary keys cannot be duplicate inside the table. किसी एक आधार नंबर के पास दो लोग नहीं हो सकते. सिमिलरली एक रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट नहीं कर सकता. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक टेबल के अंदर सब यूनिक वैल्यूज नहीं है. जैसे हम लोगों ने रोल नंबर देखा था 1 2 3 4 5, आप बहुत सारे रोल नंबर्स ले सकते हो.
बट इन सम टेबल्स ऐसा नहीं होता है कि सारे नंबर्स यूनिक हो या फिर सारी वैल्यूज यूनिक हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस टेबल. सो इन दिस कॉलम this and this are duplicate, this and this are duplicate. So how do I identify a record just by using one column? So at that point of time जब आप सिर्फ सिंगल कॉलम के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, यू ट्राई टू कंबाइन टू और मोर कॉलम्स. जैसे अगर मैंने यहाँ पर कस्टमर ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी कंबाइन कर दिया, so I will get a unique value 001 comma P001 which is unique in the table. So this combination which can identify a row uniquely is known as composite primary key. Simply speaking, composite का मतलब होता है जब आप टू या फिर greater than टू कॉलम्स ले रहे हो. So something like this. हम लोगों ने दो कॉलम्स ज्वाइन किए एंड देन वी आर क्रिएटिंग अ कॉम्पोजिट की. फॉरेन की इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा रोल नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है. नाउ दिस रोल नंबर इनसाइड अनदर टेबल कैन बी कॉल्ड अ फॉरेन की. In the same table, primary key is itself, but in some other table which it is pointing to is known as a foreign key. So these concepts are quite easy. You just have to go through them once. Primary key and foreign key में सिर्फ इतना difference है. Primary key is inside its own table, but in another table, a primary key becomes foreign key. Now there is a concept of candidate keys as well. So let's talk about that. So I have a table like this, my table. यहाँ पर मेरे पास multiple columns है which can actually be primary keys. जैसे ID है, all values are unique. I can create this as a primary key. I have roll number which is also unique, so I can create this as a primary key. Registration number is also unique, so I can also create this as a primary key. So collection of all these keys is known as candidate keys. They are actually the candidates to become a primary key. Similarly speaking, if there are multiple ministers for the position of prime minister, this is the same scenario over here. So this was the concept of keys. We talked about primary key. It uniquely identifies a record inside a table. We talked about foreign key. Primary key in one table is called foreign key in another table. कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होता है? जब एक कॉलम से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो हम लोग दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स उसमें ऐड कर देते हैं. एंड कैंडिडेट कीज आर दोस which have the potential to become the primary key. So let's say if in this table I have selected this as the primary key, so rest all will be called as alternate keys. Okay, so this was the concept of keys. So let's move on to a more theoretical concept of referential integrity. So referential integrity से भी आपको काफ़ी questions पूछे जा सकते हैं. So let's understand what it actually means. It is nothing but a rule in RDBMS which actually states कि अगर आपके पास कोई भी foreign key present है, what is the definition of foreign key? That a primary key in another table is known as foreign key. So which means अगर आपके पास एक foreign key है तो आपके पास एक primary key भी होनी चाहिए किसी दूसरे table में. So referential integrity ये state करता है कि this key must have this key. It cannot happen कि आपके पास primary key नहीं है but आपके पास foreign key है. This cannot happen. So why is this necessary? Let's say I have two tables like this, जहाँ पर इसका column 1 and column 2 है, and this is again column 1 and column 3. Let's just name them. So यहाँ पर जो foreign key है, it is mapping to primary key in this table. Now all of these values should match which are present inside this table. It cannot happen कि यहाँ पर आपके पास एक value है and यहाँ पर उसकी corresponding value available नहीं है. So what is the benefit of this? हम लोग referential integrity क्यों use करते हैं? It
गिव्स अस कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ताकि हमारे एक टेबल में जो डेटा प्रेजेंट है आप दूसरे टेबल में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सो इफ इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, दैट्स ओके. लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. Now I have two tables. When we talk about referential integrity, first of all, it is a topic of RDBMS, Relational Database Management System, जहाँ पर आपके पास more than one table होता है. So I have two tables here. First is customer table, also known as parent table, and the next table is balance table, also known as child table. So यहाँ पर parent table का मतलब है ये थोड़ा बड़ा टेबल है आपका, जहाँ पर आपकी प्राइमरी की प्रेजेंट है. ठीक है. सो द कॉलम्स वी हैव आर कस्टमर आईडी, नेम, परचेज, पेड अमाउंट, बैलेंस. बेसिकली एक कस्टमर ने कितना परचेज किया है, कितने पैसे उसने दिए हैं, व्हाट इज द बैलेंस विच इज लेफ्ट. ऑल्सो वी हैव कस्टमर आईडी एज द प्राइमरी की. नाउ देर इज अ सेकेंड टेबल कॉल्ड बैलेंस टेबल, जिसमें आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो कस्टमर आईडी एंड उस कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस बाकी देना बाकी है. सो अकॉर्डिंग टू रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इट स्टेट्स दैट आपके चाइल्ड टेबल में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है जैसे 106 कस्टमर आईडी जो आपके पेरेंट टेबल में अवेलेबल ही नहीं है. यहाँ पर आपके पास 106 है ही नहीं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल if we are following the rule of referential integrity. Similarly, if I want to add a new value here, जैसे मुझे 107 डालना है, it cannot happen because यहाँ पर again 107 available ही नहीं है. What will it point out to? अगर मैंने पूछा कि 107 का balance is 7000. Okay, अगर मुझे इस customer ID का नाम पता करना है, will I be able to do that? No, I won't be able to do that because it is not present there. Similarly, if I have 104 as customer ID in this table and it is mapping to 104 in the child table. Now, अगर मुझे ये delete करना है, I will not be able to do that. Why? Let's say I delete this record. Now, what will happen? There will be a value in the child table which is 104 and 5000 जिसका कोई प्राइमरी की corresponding record है ही नहीं. So this is again not possible. So referential integrity is nothing but a rule which states that आप value को delete नहीं कर सकते हो from the parent table if the value is already present inside the child table. And the next thing is the value cannot be inserted in the child table if it is not present in the parent table. So this is the meaning of referential integrity. Why this helps? It helps you because आपका जितना भी डेटा है सब कंसिस्टेंट रहता है एंड एक्यूरेट रहता है. ऐसा नहीं है कि आपकी एक वैल्यू यहाँ पर कुछ दिखा रहा है एंड आपके पास उसका मेन डेटा प्रेजेंट ही नहीं है. सो दिस इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. Next up, when we talk about RDBMS, is obviously the relationship between tables. हम लोगों ने देखा एक RDBMS में multiple relations हो सकते हैं tables के बीच में. So there are multiple kinds of relations present. So first is one to one. जैसे इसका एक column या एक table is mapping to another table. For example, your आधार हो सकता है one to many. एक ही table में आपके दो दूसरे टेबल कनेक्टेड है एंड मेनी टू मेनी में होता है इसका कॉलम यहाँ से आया एंड इसका कॉलम यहाँ से आया एंड अगेन लाइक दिस. ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन टू वन रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक योर आधार नंबर. जैसे एक आधार नंबर कैन ओनली पॉइंट टू वन पर्सन. सो लेट्स से आई हैव दिस पर्सन इंफॉर्मेशन टेबल जहाँ पर आधार नंबर है, नेम है, and there is another table called person detail table जहाँ पर आधार नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल ये सब है. So we can say that this is pointing out to only one name and again in this table it is only pointing out to one record or one person. So this means we have a one to one relationship. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक आधार नंबर है
एंड आपके पास यहाँ पर 2 रोज की डिटेल्स हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड इज वन टू मैनी. लेट्स से यू आर स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे लाइक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड साइंस. सो इफ आई हैव अ स्टूडेंट टेबल जहाँ पर स्टूडेंट आईडी अवेलेबल है एंड आई हैव द नेम्स अवेलेबल. नाउ वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल सब्जेक्ट्स, राइट. सो अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट टेबल है, यहाँ पर एक आईडी जैसे 101 इज मैपिंग टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द प्रोजेक्ट टेबल. वाई? बिकॉज एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकता है. सो दिस इज वन टू मैनी फंक्शन और वन टू मैनी रिलेशनशिप. नाउ मैनी टू मैनी लुक्स समथिंग लाइक दिस. जैसे आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का आईडी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज नेम एसोसिएटेड. वी हैव अ कोर्स टेबल which is different. There is nothing common between these two tables. I have course ID and I have course name. Okay. Now I have this table जहाँ पर student ID is mapping to this and the course ID is mapping to this, right? So we have something like many to many. This is known as the many to many relationship. Now very easy to remember, one to one, many to many and one to many. Okay, so now we are almost done with the concepts of RDBMS. Just a couple of more things that you need to look at. What is auto value? Now if you have seen an Excel sheet और अगर आपने Google sheet देखी है, एक ऑटो वैल्यू का मतलब है आपका एक कॉलम जो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज ऐड करता है. लेट्स से आई हैव अबाउट 1 2 3 4, आई हैव 4 रोज इन अ टेबल. इफ आई ऐड अनदर वैल्यू ओवर हियर, जैसे मैंने यहाँ नेम्स लिखे हैं A B C D, if I add E then it will be automatically numbered as 5. So auto value is nothing but auto numbering. Entry required means आप कोई भी field empty नहीं छोड़ सकते हो टेबल में. Length decides कि आपको कितना size चाहिए जो भी आप डेटा इनपुट कर रहे हो. It is the maximum number of characters for the data field. Decimal places आपको कितनी accuracy चाहिए, जैसे आपको 3.14 चाहिए या फिर 3.147 चाहिए. डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉर द प्लेसेस जब आपके पास बूलियन एंट्री हो, आइदर येस और नो. इफ द यूजर डज नॉट सेलेक्ट एनीथिंग, ऑटोमेटिकली कोई एक सेलेक्ट हो जाना चाहिए. सो फॉर्मेट एग्जाम्पल इज नॉट इन योर सिलेबस. लेट्स मूव ऑन टू क्वेरीज नाउ. As we have discussed before, what does a query mean? It means you're asking a question to the table or the database. The questions can be like this. कौन से स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए inside a school, inside a college? Which student of your class has scored 85% or above marks? First of all, just try to think, can these questions be answered via a table? Yes, they can, because आपके पास name, roll number, marks, परफॉर्मेंस, ये सब का डेटा जो है एक टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हो. अगेन इफ वी आर लुकिंग एट क्रिकेट वर्ल्ड कप, वी हैव टेबल्स फॉर ईच मैच. आपके सारे मैचेस में कितने टोटल रन स्कोर हुए, हाउ मेनी बॉल्स वर बोल्ड, हाउ मेनी विकेट्स वर टेकन, उन सब का टेबल बन सकता है. सो यू कैन ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन, हु बिकेम द मैन ऑफ द मैच, द पर्सन हु हैज स्कोर्ड द मैक्स रन्स और मोस्ट विकेट्स. दैट्स हाउ यू कैन find out कि man of the match कौन बना होगा. And actually who won the match, something like who scored the most goals inside a match, right? So these questions can be answered via queries. Queries का मतलब होता है questions. So in RDBMS queries का एक ही मतलब है, जहाँ पर आप question पूछोगे टेबल को and it will give you an answer based on some criteria. And the result is displayed separately in another table. ऐसा नहीं है कि आपकी ओरिजिनल टेबल में ही चेंजेस हो जाएंगे. नो, इफ यू हैव अ टेबल, ओरिजिनल टेबल, व्हेन यू यूज अ क्वेरी, आपने क्वेरी यूज किया से, यू विल बी डिस्प्लेड अनदर टेबल. हो सकता है टेबल में सिर्फ एक रो हो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव आस्क्ड, और हो सकता है इट कैन हैव मल्टीपल रोज. ठीक है. सो इन RDBMS
when we try to write queries, they are written in a language called SQL, or Structured Query Language. You might have seen that आप Apache OpenOffice use कर रहे होगे स्कूल में, and you might be also using MySQL. What is the difference between these two? So जब आप OpenOffice यूज़ करते हो, आपको queries लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप मेन्यू में जाके स्टेप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कुछ डिस्प्ले करना है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, व्हाट आर द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट डिस्प्लेड. सो दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. उसमें आपको कुछ टाइप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. बट इन माई SQL व्हेन यू राइट अ क्वेरी, इट इज़ जनरली अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. आपके पास एक लाइन ऑफ कोड आप लिखोगे एंड द डेटाबेस विल आंसर योर क्वेश्चन. So if you ask me which one's easier, I think MySQL is easier if you know structured query language, because बहुत ही कम टाइम में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके डेटाबेस को. All right. So now we know structured query language में आप क्वेश्चंस पूछते हो डेटाबेस को. What does it allow you to do? आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो. आप टेबल्स के जो रोज हैं वो डिलीट कर सकते हो. आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो, कॉलम सबट्रैक्ट कर सकते हो, राइट. वट एवर इज रिलेटेड टू द टेबल, जैसे आप उसके कॉलम्स एंड रोज से रिलेटेड है, वह सब आप कर सकते हो. You can also change the data which is already present inside the database. So there are two things that you can do: create and alter tables, or update tables with new data, or delete some data. So these are also called data definition language, where you define the structure of a table, and data manipulation language, where you manipulate the data. You can maybe update it, or maybe you can change it. So we will have a look at these two types of commands. DDL commands बोला जाता है and DML commands बोला जाता है. So data definition language हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर ऑल्टर कर सकते हैं, टेबल में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. First of all, we have the create command. You can create a new database or you can create a table. हम लोग syntax नहीं देखेंगे अभी. When we look at the examples, we will actually see what is the actual syntax. But for now, just try to understand कि ये जो DDL command है ये करती क्या है. If I want to create a table like this, I will use a create command. If I want to modify the structure, maybe I want to add a column C, column D, or maybe I want to delete this part. So तब हम लोग यूज करते हैं alter command. When I want to completely delete the table, जब मुझे पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, I use the drop command. Now one thing to note is the difference between drop and truncate. So drop में क्या होगा, drop में आपका पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा. But when you use truncate, only the rows will be deleted. आपके जो column names है, they will stay the same. So this is the difference between drop and truncate. Also, you can rename your table. So from your board's point of view, the important things to remember are create, alter, and the difference between drop and truncate. So these are the important data definition language commands जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. If you find SQL queries to be difficult, I would suggest that you practice 5 questions from each of these queries, and I promise you, you will be able to score full marks in your SQL part. Okay, so next up is data manipulation language. Sorry for the error here. It is not definition, it is data manipulation. Okay, so what does data manipulation mean? We are trying to update the data, or maybe delete some data. The most important command in data manipulation language is the
select command. For example, if you want to display the marks for everyone who got over 70 in their board exams, so we will use a select command. Basically it is used to display the results. So when we said if we want to ask some questions to the table or the database, most importantly ये वाली command use होती है and it is very important. So next up is inserting. To insert data into a table like this, if I want to insert a new row, I will be using an insert command. So please make a note, what is the difference between alter and insert? Alter में आप टेबल का जो डेफिनेशन है, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हो, लाइक एडिंग अ न्यू कॉलम. बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा डेटा यूज कर रहे हैं, डेटा ऐड कर रहे हैं. दैट्स वाई if only a row is inserted, we use the insert command. Next up is, let's say I have some data like this and I want to update this part, or maybe along with this part I want to change it to 17 and this to 19. So the command which we use is update command. Again, it is used to update the already existing data inside your table. Next up is delete. Now earlier जब हम लोग देख रहे थे drop and truncate, they were changing the structure of the entire table. But when we use the delete command, जब हम लोग delete command use कर रहे हैं, we are only deleting specific data. जैसे हम लोगों ने ये part delete कर दिया और maybe ये part delete कर दिया. So this is the basic difference between data definition language and data manipulation language. You need to remember this. Again, let me just repeat it for you. When we change the structure of a table, हम लोग data definition language use करते हैं. Structure में आप additional column add कर सकते हो या फिर एक column delete कर सकते हो, or maybe you can delete all the rows or the entire table. There is nothing related to the data already present inside. When we talk about data manipulation language, so when we talk about data manipulation language, what we try to do is we try to change the data which is already present inside the table like this. हम लोगों ने maybe update कर दिया or maybe delete कर दिया, or we can also delete the entire row. So I hope till now you have understood what is the use of SQL. SQL queries दो type की होती हैं, where you change the table and where you change the data.